Good morning, dear students. Today we will start with Schrödinger equation, its need and justification. श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता और उसका औचित्य। श्रोडिंगर जो है वो एक ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक था जिसने कण की गति की अवस्था से संबंधित तरंग फलन साई जो x, y, z और t का फंक्शन होता है वो प्रस्तावित किया, मतलब जिसे हम लोग श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था और ये मतलब जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट से ही चला आ रहा है, लास्ट में फर्स्ट यूनिट के ये इंट्रोड्यूस हो गया था टॉपिक कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, कण और तरंग प्रकृति। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई भी लाइट कंटिन्यूस नहीं होकर के डिस्क्रीट होती है, तो लेकिन क्या है, जैसे कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके अंदर वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिसमें उसका पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट का वो उनको एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से हमने कहा कि लाइट का जो है वो ड्यूल नेचर है। इसी तरीके से कोई भी द्रव्य कण जो होता है अगर वो गति की अवस्था में होता है तो वो भी क्या है, एक तरंग जो है उसके साथ एसोसिएटेड रहती है, वो भी क्या है, ड्यूल नेचर शो करता है। तो उस कण की गति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए ये तरंग फलन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, साई। श्रोडिंगर जो था ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक, उसने किया। फिर एक बात ये भी आई कि कोई भी जो कण है उसके साथ कोई एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, क्योंकि इस थ्योरी को जब हम लेकर चलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इस सिंगल वेव की जो फेज वेलोसिटी है इज़ ग्रेटर देन लाइट वेलोसिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर इस एजम्पशन को हटाना पड़ा और हम लोग ये मानते हैं कि वेव पैकेट जो है वो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहता है, तरंगों का समूह जो है वो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो जहाँ इसको व्यक्त करने के लिए हमने तरंग फलन साई जो है, वेव पैकेट को व्यक्त करने के लिए तरंग फलन साई जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था साई के बारे में, तो तरंग फलन साई जो है उसका मान वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता। हम जानते हैं कि निश्चित संवेग p वाले कण जिसकी संवेग में अनिश्चितता क्या है, ज़ीरो है। संवेग में अनिश्चितता ज़ीरो होने का मतलब समझते हैं आप, डेल्टा एक्स इज़ प्लस माइनस फिर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2 होता है। अगर p ज़ीरो है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोई ऐसा कण जिसकी संवेग में अनिश्चितता क्या है, ज़ीरो है, तो उसके लिए तरंग फलन साई एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसकी स्थिति में अनिश्चितता है वो कितनी रहती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी रहती है। के बराबर क्या होता है, ऐसे कण का तरंग फलन साई एक्स टी जो है वो एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रगामी तरंग मतलब प्रोग्रेसिव वेव जो कि किसी एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करती है तो वो बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा इस तरंग फलन को व्यक्त किया जा सकता है। के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है h ओवर p, है ना। लैम्डा बराबर क्या होता है, h ओवर p, तो ये हो गया। और h कट क्या होता है, h बटे 2 पाई, ठीक है। h कट ये होता है, तो ये क्या बन गया, h कट p बाई h कट। और इसी तरीके से ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, और न्यू e इज़ इक्वल टू होता है h न्यू। तो यहाँ पे न्यू को रख दिया e बाई h कट, e बाई h रखना चाहिए था, ये h कट गलत रख दिया इसने, e बाई h रखेंगे। ठीक है, तो जिससे बन जाएगा h कट e बाई h कट। अब
कोई भी जो धनात्मक x दिशा में गमन कर रहे कण के लिए जो एसोसिएटेड द्रव्य तरंग है उसका तरंग स्वरूप जो है यानी कि जो फलन साई है, यानी कि कोई भी द्रव्य कण जिसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड होती है उसको बताने वाला तरंग फलन क्या है, साई है। तो वो साई क्या हो सकता है, एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग हो सकता है, जैसे अपने ऊपर पड़ा, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, जो अनंत तक जाए दोनों दिशाओं में, तो वो तो एक प्रोग्रेसिव वेव ही हो सकती है। तो वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शन है कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये या इनका कोई भी रेखीय सम्मिश्रण, रेखीय जोड़ हो सकता है। ठीक है, ये रेखीय जोड़ क्यों होगा वो भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें साई को लीनियरली जोड़ना होता है व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन व्यंजकों में P बराबर एच कट के कण का संवेग और E बराबर एच कट ओमेगा जो है वो कण की ऊर्जा है। यदि कण के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा P जो है उसको ज़ीरो नहीं लें, कण के संवेग में अनिश्चितता को हम लोग ज़ीरो नहीं लें, तब क्या होगा, साई जो है, साई एक्स टी एक ऐसा वेव पैकेट भी हो सकता है जो इन व्यंजकों के अध्यारोपण से हमें प्राप्त हो। सिंपल है कि साई में भी हो सकता है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, साई के साथ साथ इसमें क्या है और भी व्यापक तरंग फलन का समावेश हो जाता है। जैसे सिंपल कोई कोस ना हो करके, सिंपल कोई साइन ना हो करके कोस और साइन का प्लस हो लीनियरली जैसे। ठीक है, तो ऐसा तरंग समीकरण जो है उसमें दो मूल विशेषताएं होनी चाहिए। एक बात हमें पता लग गई कि अगर संवेग शून्य है, स्थिति में अनिश्चितानंत है, तो इस कंडीशन में हमारा जो साई है वो एक प्रोग्रेसिव वेव को बताता है, जो कि इस तरीके की हो सकती है, ये जो चार फंक्शन दिए हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि ज़ीरो नहीं हो तो एक फाइनाइट वैल्यू कहीं ना कहीं आए, तो इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ऐसा साई जो होगा या ऐसा जो तरंग फलन होगा उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, रेखिक। ठीक है, रेखिक होगा तो क्या होगा, इससे जो प्राप्त हल हैं उन्हें अध्यारोपित किया जा सकता है, व्यतिकरण विवर्तन जैसे प्रभावों की सफल व्याख्या की जा सकती है। अध्यारोपण के द्वारा ही तरंग पैकेट का निर्माण होता है, क्योंकि जैसे एक वेव पैकेट को बताने के लिए, जैसे कोई साई है, कोई दूसरा वेव पैकेट है उसके लिए साई है, तो अगर हमें उन्हें जोड़ना है, व्यतिकरण विवर्तन अध्यार, इनमें सब में क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे इसमें इंटरफेरेंस में क्या करते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें निश्चित आयाम और आवृत्ति के साथ किसी निश्चित दिशा में चलते हुए किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जैसे विस्थापन y लेते हैं ना, तो एक वेव का जैसे y1 है, दूसरी वेव का y2 है, तो उन्हें सीधे जोड़ देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो हमें इसी तरह के वेव फंक्शन लेने हैं जिन्हें हम डायरेक्ट जोड़ सकें। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि तरंग समीकरण में गुणांक जो हैं वो एच कट एम क्यू ये होने चाहिए। जैसे कोई नियतांक वगैरह आएंगे तो जैसे एच कट आ जाए, एम आ जाए, क्यू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल कॉमन कांस्टेंट रहते हैं, तो ये सब समीकरणों में सिंपली जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर पी है, ई है, ओमेगा है, ये अगर आते हैं, के है, तो इस तरीके के गुणांक नहीं होने चाहिए। मोमेंटम, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और ये जो संचरण नियतांक है, ये ऐसे कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि समीकरण के विभिन्न हलों के अध्यारोपण से जब वेव पैकेट बनाए जाएंगे, तो ये जैसे P और E है या K और ओमेगा, क्योंकि P में एच कट के आएगा, E में एच कट ओमेगा आएगा, तो उसके कारण कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि फिर आप उनको क्या है, डायरेक्ट जोड़ नहीं पाओगे। इसलिए भौतिकी के अध्ययन में अवकल समीकरणों को हल करना आसान है, अतः हमें एक ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता है जिसमें उपरोक्त गुण हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, श्रोडिंगर समीकरण बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इन गुणों वाली ऐसे समीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमें चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आसान रहता है, पूरा मैथमेटिक्स में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन की तो पूरी बुक रहती है एक मैथमेटिक्स में, तो हमें क्या कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं आती है। तो इस तरीके का वेव फॉर्म उन्होंने मान लिया है, डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर गामा। ठीक है, और डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब साई जो है, जिससे साई है, हमने कहा कोई प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव,
तो जैसे कोस, फिर उसके अंदर क्या होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जैसे कोस पे ध्यान मत दीजिए अभी आप, सिंपली मैं आपको एक बात कहती हूँ यहाँ पे, जैसे कोई भी वेव फंक्शन होगा कोस की जगह एक्सपोनेंशियल भी ले लें तो क्या होता है, जैसे हम लोग एक बार, जब इसमें क्या है इधर सेकंड ऑर्डर, इधर भी क्या है सेकंड ऑर्डर, टी के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक्स के रिस्पेक्ट में भी 2 बार डिफरेंशियल है। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आता है बाहर, कांस्टेंट के आता है, और जब आप टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, माइनस ओमेगा। 2 बार करोगे तो इस तरीके से, ठीक है, ये आएगा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में जो गामा है वो क्या आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करने से ओमेगा स्क्वायर बटे के स्क्वायर, ये आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे इसने शो भी किया है, गामा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको आप एच कट स्क्वायर से गुणा कर दो दोनों को, तो ऊपर बन जाएगा ई स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा पी स्क्वायर, या पी एनर्जी ई को आप यूँ भी लिख सकते हो, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 4, ये 4m स्क्वायर, जैसा कि ये बना है। तो उससे क्या हुआ, फाइनली हमारे पास गामा क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। लेकिन क्या है, हमने इस समीकरण के जो मूल विशेषताएं थी, जो कंडीशंस थी, उसमें ये कहा था कि एच कट एम क्यू इस तरीके के कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन पी ई ओमेगा के इस तरीके के कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, पी है, ठीक है, पी इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, जो तरंग समीकरण की आवश्यक कंडीशन है ना, उसके अनुरूप नहीं है ये समीकरण, दोनों तरफ जो सेकंड ऑर्डर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें वांछित गुणों वाली एक विमीय तरंग समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाए। तो जैसे हम लोग साई के अंदर ये कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे मैं कोस, या जैसे कोस नहीं लेकर के मैं ये भी बताऊंगी कि कोस क्यों नहीं लेंगे, कि जैसे एक्सपोनेंशियल आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब क्या करते हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार करते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार करने से क्या आता है, माइनस आयोटा ओमेगा, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में 2 बार करने से क्या आएगा, के स्क्वायर आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर अब देखिए, ये देखिए ऊपर से हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। जैसे इसमें कुछ, जैसे मैंने बोला है वही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ इसको, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर व्यापक रूप से तरंग फलन जो है वो k से गुणा होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है ना। तो x के सापेक्ष में आप करोगे तो के एक्स, तो k आपको कांस्टेंट मिलेगा, तथा समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तरंग फलन जो है वो ओमेगा से गुणा हो जाता है। तब एक स्वतंत्र कण के लिए संबंध E बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, जो कि तुल्य है संबंध ओमेगा बराबर एच कट के स्क्वायर बाई 2m से। इससे ये पता चलता है कि समय t के साथ तरंग फलन साई का अवकलन एक बार तथा x के सापेक्ष अवकलन जो है तरंग समीकरण का 2 बार होना चाहिए, जिससे ये समीकरण जो है वो इस स्वरूप में आ जाएगी, ठीक है। अब साई जो है उसमें क्या है, कॉस और साइन, इनका उपयोग हम जो समीकरण 4 में करें तब हम पाते हैं कि दोनों समीकरण के हल नहीं है, क्योंकि एक बार जब टी के रिस्पेक्ट में आप एक बार करते हो, साई जैसे कोस ले लिया ना, तो एक बार करोगे तो साइन आ जाएगा, 2 बार करोगे तो वापस कोस आ जाएगा, तो दोनों तरफ साई बदल गया, है ना। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कर ही नहीं पाओगे आप इसमें, तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। तब हम इसके सॉल्यूशन क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उससे क्या होता है, गामा का क्या मान आ जाएगा, आयोटा ओमेगा ओवर के स्क्वायर, ये जो है साई का मान आ जाएगा, आयोटा ओमेगा बाई के स्क्वायर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो ओमेगा मिलेगा, साथ में आयोटा मिलेगा, और के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या मिलेगा, के रिस्पेक्ट में होने से हमें मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में होने से हमें मिलेगा के। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद
जैसे दोनों को आप एच कट से गुणा करते हो ऊपर और नीचे, एच कट स्क्वायर से कर लेना, जिससे क्या होता है, तो इसको जब एच कट स्क्वायर से करोगे तो एक एच कट तो ई बराबर एच कट ओमेगा बन गया, एक एच कट यहाँ पे बच गया नीचे, पी बराबर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, तो वो तो पी स्क्वायर बन गया। अब ई बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा एच कट बाई 2m, तो इसमें कांस्टेंट क्या आए हैं, एच और एम, एच कट और एम। तो मान लिया जाए तो साई जो है एक्सपोनेंशियल आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी जो है समीकरण 4 का हल हो जाएगा, जिसमें गामा का मान जो है वो केवल एच कट और एम पर डिपेंड करता है, जो कि वांछित समीकरण की विशेषता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म किस तरीके का बन जाएगा, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट बाई 2m इंटू डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमें 2 बार डिफरेंशियल करना है और टाइम के रिस्पेक्ट में हमें सिर्फ एक बार डिफरेंशियल करना है। तो इस तरीके से हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो जाती है 1 डायमेंशन में, ठीक है। x है सिर्फ इसमें वेरिएबल। अब इस समीकरण को आप दोनों तरफ आयोटा एच कट से गुणा करते हैं, तो ये हो गया आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, और दूसरी तरफ जब आप आयोटा एच कट से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे आयोटा एच कट इंटू आयोटा एच कट माइनस एच कट स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो इस तरीके से जो 1 डायमेंशन का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्या है, जैसे इस श्रोडिंगर समीकरण का औचित्य यह है कि स्वतंत्र कण के लिए जिसमें साइज जो है वो है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरंग फलन का उपयोग करने पर श्रोडिंगर समीकरण का जो बायां पद है वो, जैसे ये वाला आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, ये ऊपर हमने आयोटा एच कट का गुणा करने के बाद अभी जो प्राप्त किया था ना वो वाला एक्सप्रेशन है ये। तो इसमें आप जब इसको लेफ़्ट साइड में जो सिंगल है उसको एक बार आप लेकर के सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आता है, जैसे साई को आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा आएगा, तो माइनस आयोटा ओमेगा और प्लस का आयोटा एच कट, तो क्या बन जाएगा, माइनस तो जैसे एक था ही आयोटा एच कट और माइनस आयोटा ओमेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो प्लस एच कट ओमेगा और साई जो है जो वेव फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एच कट ओमेगा क्या होता है, ई होता है, तो ये हो गया ई साई। अब हम लोग राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साई के रिस्पेक्ट में जब 2 बार करोगे ना आप एक्सपोनेंशियल का, साई का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करोगे तो क्या बनेगा, आयोटा के जो है वो 2 बार आएगा, तो माइनस के स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है तो एच कट स्क्वायर ये बन गया एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। एच क्योंकि पी बराबर क्या होता है एच कट के, तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरीके से अब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेते हैं, तो यहाँ से ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई, ठीक है, ये आ गया, जो कि क्लासिकल एक एक्सप्रेशन है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो एक स्वतंत्र कण के लिए ये जो तरंग फलन है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसमें p बराबर एच कट के तथा e बराबर एच कट के का उपयोग करने पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ की x था k की जगह रख दिया एच कट बाई k की जगह क्या रखा है यहाँ पे इसने p बराबर क्या है एच कट के, तो p बाई एच कट, तो ये p बाई एच कट होना चाहिए था, ये इधर लगा दिया स्लैश इसने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, सिंपली एक्सपोनेंशियल k को लिखो p बाई एच कट आयोटा और p बाई एच कट x माइनस, और e को लिखो एच कट
ओमेगा है ना, ओमेगा ई बराबर एच कट ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया, ई बाई एच कट, तो ई बाई एच कट टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम लोग थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जब बात करते हैं तो जैसे P बराबर एच कट के होता है, तो K बराबर मोड ऑफ K इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा आ गया, और K जो है वो तरंग संचरण सदिश है। इसी प्रकार से एक विमीय तरंग फलन जो है वन डायमेंशनल वेव फंक्शन क्या है, साई एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वन डायमेंशन के लिए है। लेकिन इसको अपन थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो x जो है उसके साथ y z तीनों वेरिएबल आएंगे, तो ये हो जाएगा साई इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट साई, इसमें भी r आ गया, देखो r मतलब एक्स वाई जेड तीनों पे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तरंग संचरण नियतांक जो है वो भी क्या है, k के स्थान पे k वेक्टर जो यूज़ करेंगे, वेव की डायरेक्शन बताएगा ना एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग इसके तीनों कंपोनेंट लिखेंगे ना, जैसे साई के साथ एक तो लिखेंगे ई की पावर आयोटा के एक्स एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरा लिखेंगे ई की पावर आयोटा के वाई वाई माइनस ओमेगा टी, इसी तरीके से ई की पावर आयोटा के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तीनों क्या है, गुणा में रहेंगे, ये तीनों गुणा में रहेंगे। तो ई की पावर जब गुणा में होती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो डायरेक्ट। तो ये एक्स वाले सारे क्या बन जाएंगे, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड क्या बन जाएंगे, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद साई जो है वो थ्री डायमेंशन में लिखा गया है, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसमें तीनों एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर ई जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर बाई 2m जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन निकाला था, ये किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इसको जब लिखा था तो इसी से यह मान आया था। तो पी स्क्वायर बाई 2m जो है उसकी वैल्यू जैसे हम लिखेंगे, p बराबर होता है एच कट k, तो एच कट k होता है तो एच कट स्क्वायर, और साथ में k का मतलब के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर, थ्री डायमेंशन के लिए ये काइनेटिक एनर्जी का। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किस तरीके से बदलाव होंगे 3D के अंदर, जैसे साई है, साई का मान लेफ्ट हैंड साइड में तो डेल साई बाई डेल टी टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार, ठीक है, और राइट हैंड साइड में गामा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर था सिंपल 1D में। 3D में क्या हो जाएगा, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार वाई के और z के, तीनों के साथ, तीनों के लिए करना पड़ेगा और उनका जोड़ करना होगा। तो गामा बराबर क्या है, आयोटा एच कट बाई 2m, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, वो तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आया था। तो इस तरीके से हमारा वेव फॉर्म डेल साई बाई डेल टी 3D में, आयोटा एच कट बाई 2m, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर, ये बन जाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये साई को आप कॉमन लेके बाहर रखोगे ना, तो ये बनेगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये ऑपरेटर हो गया डेल स्क्वायर ऑपरेटर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, आयोटा आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब हो गया डेल डॉट डेल, तो आई का आई के साथ होगा तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जे का जे के साथ डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिख दिया, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर इंटू साई। ये जैसे अपने इधर ही आयोटा एच कट से गुणा कर दिया, इधर भी कर दिया, तो इधर तो आयोटा एच कट का आयोटा राइट हैंड साइड में आयोटा एच कट का आयोटा एच कट से गुणा होने से माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m बन गया। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। इसने बताया भी है ये यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑपरेटर है,
एक फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी का नहीं होना। फ्री स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी स्थिति से एसोसिएटेड एनर्जी ही तो होती है। अगर उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है फ्री पार्टिकल के लिए। इसीलिए टोटल एनर्जी डायरेक्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख देते हैं। अब आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज़ इक्वल टू ई साई, और ये दोनों एक्सप्रेशन हमने 1D में निकाले हैं। यहाँ पे सिर्फ ये 3D में शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे डेल स्क्वायर आ जाएगा, पहले क्या था सिंपल, यहाँ पे डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर रख रहे थे, अब ये 3D के लिए इसने डेल स्क्वायर लिख दिया। ये देखो यहाँ पे ये है ना, ठीक है, तो ये 3D में है यहाँ पे। अब हम लोग क्या है, इन समीकरणों की तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक कण की ऊर्जा और संवेग जो है वो निम्न अवकल संकारकों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ई बराबर हो गया आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, और पी बराबर हो गया माइनस आयोटा एच कट डेल। ठीक है, यही देखो इस तरीके से आए, जैसे ऊपर ये था ना, ये जैसे हमने यहाँ पे किया था 1D वाला जो था, 1D के अंदर ये वाला तो जो था आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी बराबर ई साई, ये था। तो दोनों तरफ अगर साई को आप रिमूव करोगे तो ई बराबर क्या आ गया, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी। तो ये एक ऑपरेटर हो गया, एनर्जी ऑपरेटर या संकारक जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें साई दोनों तरफ से अगर हम लोग रिमूव कर दें, 2m को दोनों तरफ से रिमूव कर दें, और तो p बराबर क्या बच गया, माइनस एच कट डेल बाई डेल एक्स, पी स्क्वायर बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर, ये बच गया। तो इस तरीके से p बराबर क्या आता है, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स 1D के लिए। p बराबर क्या आता है, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, पी स्क्वायर बराबर माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये माइनस जो है वो किससे आएगा, आयोटा का स्क्वायर होएगा, इससे आएगा। तो p बराबर ये ऑपरेटर आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, और वो एनर्जी ऑपरेटर होता है। ये हम लोगों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बलों का समावेश। बलों का समावेश मतलब आपको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमने क्या है, अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन लिया था, अब हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जिसकी स्थितिज ऊर्जा v है, और वो इस तरीके से परिभाषित है, F इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ये रिलेशन होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स 12th में, F इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ग्रेड v का मतलब डेल वी बाई डेल एक्स, या डेल वी बाई डेल वाई, या डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल एनर्जी E इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी, 3D में चल रहा है ये। ठीक है, तो ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, जहाँ पे प्रथम पद कण की गतिज ऊर्जा और द्वितीय पद कण की स्थितिज ऊर्जा को बताता है। अब इस इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में साई डिनोट कर देते हैं। अब क्या होता है, कण की जो स्थितिज ऊर्जा है, ना तो वो संवेग पे निर्भर करती है, ना ही कुल ऊर्जा ई पर, क्योंकि F इज़ इक्वल टू हमने क्या लिखा है, माइनस ग्रेड वी, बाहरी आरोपित बल पे निर्भर करती है। तो ई का एक अपना ऑपरेटर है आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, पी का अपना ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच कट डेल। इन दोनों के मान रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो ई साई बराबर होता है आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। ये 1D से आपने वहाँ से उठा लेना, वहाँ जैसे मैंने रिकॉल भी किया था आपको, तो वहाँ देख लेना एक बार फिर से, क्योंकि ये क्या है, बहुत बार बहुत जगह पूरी क्वांटम में चलेगा। एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डेल, ये हर जगह काम में आएगा, हर जगह। तो आप जैसे इसको बार बार देखोगी ना कि ये कैसे आया है, तो आपको बाद में ये डायरेक्ट याद रहने लग जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m बराबर ये आ गया, माइनस पी का मतलब माइनस आयोटा एच कट डेल, और उससे माइनस, तो माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, और आयोटा का स्क्वायर होगा तो माइनस बन जाएगा, और एच कट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। इन दोनों के मान आप इस समीकरण के अंदर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर। ठीक है, तो यह है
एक ऐसे कण की श्रोडिंगर समीकरण है जो बल क्षेत्र F में गति करता है। इसमें क्या है, टाइम वेरिएबल है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम का फंक्शन है देखो, और यहाँ पे ये साई भी है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हमने लिया है। तो इसे टाइम डिपेंडेंट, समय पे आश्रित, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। फिर एक समराइजेशन है इसका कि इस समीकरण को वो जैसे हमने पाने के लिए क्या है, सिंपल से कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं, कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं ली है पहले। सिंपल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किस तरीके से क्या करना है, गामा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गामा में ई पी जैसे कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, या यूँ कहें ओमेगा के जैसे कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, उनका लीनियर एड करना है, उनका अध्यारोपण का प्रमेय लगाना है, सीधे सीधे जोड़ करना है। तो जैसे ई और पी 2-3 कणों की बात आ जाए तो उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके की चीज़ों को रिमूव किया है। सिंपल है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप इसमें इन्वॉल्व करते हो, नहीं करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है, ठीक है। तो ये थी हमारी 1D और 3D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिए, और इसको ज़रूर, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटम जो है वो बहुत ही बेसिक है और आपके हायर लेवल के लिए। थैंक यू।